अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता कैबिनेट मीटिंग में एक सिचुएशन थी बाकायदा। फवाद चौधरी ने इंटरव्यू दिया हुआ था और फवाद चौधरी ने कहा कि हमारी पार्टी की जो दाखिली तकसीम है उसकी वजह से हमारी सियासत को बहुत नुकसान हुआ है। बुनियादी तौर पर तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर तनकीद ये है कि ये डिलीवर नहीं कर पाए। 2 साल के अंदर एक अबतरी वाली कैफियत है, बहरानी कैफियत है। एक तो कोविड की वजह से पिछले 3-4 माह के अंदर तो आई है, लेकिन उससे पहले इक़्तिसादियात बैठ चुकी थी, टैक्स रेवेन्यू पूरे नहीं हुए, GDP ग्रोथ बैठ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। जिस चीज़ के ऊपर प्राइम मिनिस्टर एक्शन लेते हैं उस चीज़ के अंदर बेहतरी आने की बजाय मामला ज़्यादा ज़ुबूं आली का शिकार हो जाते हैं। उसकी बदतरीन मिसाल हमारे पास चीनी, आटा, अद्वियात और पेट्रोल है। हुकूमत क्रेडिट लेना चाहती थी लेकिन वो डिसक्रेडिट बन गई, बल्कि वो तौक बन गई और उससे उतारना गले से मुश्किल हो गया। वजूहात क्या थी, ये फवाद चौधरी का एक अपना नुक्ता नज़र था, लेकिन जब कैबिनेट का इजलास हुआ तो वहाँ पर बैठे हुए फैसल वाडा साहब उठे और उन्होंने कहा कि इस काबीना में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ख़ुद वज़ीर आज़म बनने के उम्मीदवार हैं। और आम तौर पर तासुर ये है कि ये इशारा 2 लोगों की तरफ था, असद उमर साहब की तरफ और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ। ये उनके अल्फाज काफ़ी तगड़े किस्म के अल्फाज थे, उसके ऊपर रिएक्शन भी आया, हमने उसके ऊपर प्रोग्राम भी किए और तस्दीक हुई कैबिनेट के बाकी लोगों से कि हाँ ये बातें वहाँ हुई। प्राइम मिनिस्टर ने ठंडा बंडा किया फैसल वाडा को, लेकिन उसके बाद हर एक अपना नुक्ता नज़र देता रहा। एक मीटिंग भी हुई फवाद चौधरी के असद उमर साहब से, और आज प्राइम मिनिस्टर जब कौमी असम्बली के अंदर तशरीफ़ लाए और एक कहानी चल रही थी, अपोजिशन ने दबाव बढ़ाया हुआ था, प्राइम मिनिस्टर के बयानात आ रहे थे, प्राइम मिनिस्टर को बजट पास करवाने से पहले अपने एलाइज़ और अपनी जमात के लोगों से इतनी लंबी मुलाकातें करनी पड़ी जो पिछले 2 साल में उन्होंने नहीं की थी। लोगों को राज़ी करना पड़ा कहीं नंबर्स का इशू ना हो जाए। हालांकि ये डर बहुत ही कम था कि बजट तहरीक-ए-इंसाफ पास ना करवा पाए, लेकिन उनके आज के बयानात ने पिछली काबीना की कहानी के ऊपर मोहर लगा दी कि जो कुछ हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे वो सारा कुछ सच था, या जो फैसल वाडा ने उठ के वहाँ सवालात मीटिंग के अंदर उठाए थे, एक्चुअली ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी। प्राइम मिनिस्टर के मुंह से अगर आपको ये सुनने में मिले -1 पाकिस्तानी सियासत में एक अजीबो-गरीब टर्म है। जब आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे तो 3-4 साल उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये एक खींचातानी चल रही थी और उस वक्त भी ये टर्म बार बार यूज़ होती थी -1 कि जरदारी को हटा दो, बाकियों के साथ हम चल सकते हैं। -1 विद इन दी पार्टी होता है, दूसरी पार्टी नहीं आती। पीपल्स पार्टी में से जरदारी साहब को माइनस कर दो, बाकी पार्टी के साथ हम चल लेंगे। नवाज शरीफ की जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्राइसिस शुरू हुई फिर दोबारा -1 आया कि नवाज शरीफ को हटा दो, शहबाज शरीफ को लगा दो, किसी और को लगा दो, हम चल लेंगे। -1 हो भी गया, शायद का कान आ गए, तरीक़ाकार कुछ और था। आज खुद प्राइम मिनिस्टर ने -1 का तज़किरा कर दिया और -1 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इमरान खान इज़ द ओनली पर्सन इन द पार्टी जो एक पॉपुलर फिगर के तौर पर इलेक्शन में सामने आते हैं। उनके पीछे नौजवान खींचे चले आए दोनों इलेक्शन में, उनको वोट पड़े और उसी की बुनियाद के ऊपर उनकी पार्टी के MNAs जो थे या MPs जो थे वो जीते और उनकी हुकूमत बनी। क्या उस इमरान खान को माइनस करके किसी असद उमर या शाह साहब को हुकूमत दे के ये कोई सोच सकता है इस्टेब्लिशमेंट से कि ये हुकूमत चल सकती है? नहीं चल सकेगी। लेकिन आज खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, पहले वो आपको दिखाते हैं। -1 से शुरू करते हैं, उठाते हैं और अपने मेहमानों का भी तारीफ करवाएंगे। पहले दिखाइए जी -1 के ऊपर उन्होंने क्या कहा। यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा। -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा। ये -1 की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है पाकिस्तानी सियासत की, और मैंने जरदारी साहब की आपको मिसाल इसलिए दी कि जरदारी साहब के ही उसी दौर के अंदर जब बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन थी पाकिस्तान के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट ने कहीं बैठे हुए ख्याल आया कि एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स जो है वो होनी चाहिए पाकिस्तान में, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुतबादल के तौर पर सामने आ पाए। वहीं सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होता है जहां जनरल कियानी और जनरल शुजा पाशा के ऊपर ये बात आती है कि इन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ की बुनियाद रखी। तहरीक-ए-इंसाफ की बुनियाद तो बहुत पहले पड़ चुकी थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट में एक नरम गोशा ज़रूर पैदा हो गया। फिर हमें वो लाहौर का 2011 का जलसा याद है, फिर कराची में मज़ार-ए-कायद के बाद तगड़ा जलसा हुआ और तहरीक-ए-इंसाफ मैदान में आ गई। 2013 में ठीक ठाक सीटें भी जीत लीं, 2018 का इंतखाबात आज मरकज़ में हुकूमत बन गई, लेकिन पार्टी डिलीवर नहीं कर पाई। आज इमरान खान ने क्या कहा, अपोजिशन को हुकूमत गिराने की क्यों जल्दी है, वो भी दिखा दें जी, फिर आगे चलते हैं। इनका मसला ये है कि जल्दी से किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए। पहले दिन से ना इन्होंने मुझे तकरीर करने दी, वो कंटेनर पर सारे चढ़ जाते हैं, कभी कुछ। इनके अंदर कॉमन क्या है, इनको सबको डर लगा हुआ है कि जितनी देर ये गवर्नमेंट रहेगी इनके सारी जो चीजें जो इन्होंने ये जो कर्जा चढ़ाया था 30,000 अरब का, ये इनको पता है कि हमें चीजें मिल रही हैं।
इसलिए जल्दी में है। अच्छा, ये इमरान खान अपोजिशन को कंटेनर का ताना दे रहे हैं और इमरान खान शायद ये बात नज़रअंदाज कर गए कि 2013 के इंतखाबात के बाद 2014 में इमरान खान ताहिरुल कादरी के साथ यहाँ धरना से जाके डी चौक के अंदर खुद आप मौजूद हुए थे पूरे 1 साल के बाद। तो अपोजिशन तो उस मॉडल को रेप्लिकेट यकीनन करना चाहेगी अगर उसमें सक्कत होगी कि कुछ कर सके, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल में अपोजिशन इस काबिल नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा पाए। इमरान खान की हुकूमत खुद अपने पुअर गवर्नेंस वाले इश्यूज़ की वजह से दबाव का शिकार है। इक़्तिसादी मामलात के अंदर डे 1 से इनको जो मुश्किलात पेश आई, पहले साल के अंदर ही बजट का बेड़ा गर्क हो गया और पूरी दुनिया से $10 अरब मांग के उधार करके लेकर आए प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ, और $4.5 अरब इंटर बैंक में उस वक्त के इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने भेज दिए। ये सूरत हाल है जो इमरान खान को मुश्किलात का शिकार किए हुए। लेकिन कुर्सी छोड़ने के ऊपर भी उन्होंने क्या कहा वो भी दिखा दें। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कह जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं कल नहीं हैं। अपने घर में रहता हूं, सारे अपने खर्चे बर्दाश्त करता हूं। मैं इसलिए करता हूं कि मुझे कभी फिक्र ना हो अपनी कुर्सी छोड़ने की। कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए। कुर्सी आने जाने की चीज है, ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। जनाब, ये हमारे आज के प्रोग्राम की शुरुआत है और जो मैं हमारे साथ फैसल वाडा साहब हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में, आपको खुशामदीद कहता हूँ फैसल साहब, और राना सनाउल्लाह साहब PMLN से हमारे साथ है। राना साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। फैसल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। पिछली काबीना के इजलास में जो कुछ आपने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने -1 का इशू रेज़ करके अपने लफ्ज़ों में उस चीज़ के ऊपर आज मोहर लगा दी। कौन कौन उम्मीदवार है? आपने तो कैबिनेट के इजलास के अंदर कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने तो आज कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर कह दिया। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए नदीम साहब, प्राइम मिनिस्टर तो हमारे बॉस हैं और हमारे मुल्क के लीडर हैं और हमारे वज़ीर आज़म हैं। वो जो भी कहें, जो भी कह सकते हैं वो कह सकते हैं। मेरी पाबंदी एज अ वज़ीर ये है कि काबीना के फोरम पे जो मैंने बात करनी थी वो मैंने कर दी, और मैं पाबंद हूँ कि वो अपने घर की बात घर के अंदर रखूँ, बाहर ना आने दूँ। उसके तज्जिए में ना मैं हाँ कर सकता हूँ, मैं ना कर सकता हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर ने -1 क्यों कहा? देखिए देखिए मेरी बात नदीम मलिक साहब, मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से एक बात बता दूँ कि ये मैंने पहले भी शो पे किसी पे कहा है कि देखिए मेरे घर में मेरे वालिद हैं, उनकी जो कुर्सी हेड टेबल है, हेड चेयर है, उसके ऊपर मैं किसी को बैठने नहीं देता। ये हमारे सोसाइटी, कल्चर, मज़हब, हर चीज़ में कहता है कि एहतराम करना है उसका। ये हमारा सियासी वालिद है। आप समझते हैं कि मुझे वोट पड़ा है, फैसल वाडा को लोगों ने वोट दिया। फैसल वाडा कुछ नहीं है सियासत में। फैसल वाडा को वोट पड़ा है इमरान खान की ब्रांडिंग के ऊपर। हमारे पास एक ब्रांड था इमरान खान, और वो इसका रिप्लेसमेंट आज ही पाकिस्तान में नहीं है कि इमरान खान नेक नीयत, ईमानदार और नेक सीरत आदमी, जिसकी अपने कोई मुफादात नहीं छुपे हुए, उसे किसी को नहीं बचाना, उसने अपने बच्चों को नहीं लेगेसी देनी, उसने वोट खरीदने नहीं, उसने शुगर मिलें नहीं लगानी, उसने क्या इमरान खान को माइनस करके असद उमर या शाह साहब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? देखिए नदीम मलिक साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ कि हमारी ट्रेनिंग भी बड़ी अजीब सी हुई है। हमारे जैसे लोगों की ट्रेनिंग के अंदर लोग तस्वर नहीं कर सकते। देखिए अल्लाह ताला ने मुझे खाने पाने दिया, छत दी है, दुनिया की हर चीज़ सियासत में आने से पहले अल्लाह पाक ने मुझे दी है। लेकिन सर जब इमरान खान साहब की जब बात आ जाए, हमारे सियासी वालिद की बात आ जाए, तो एक ये सूरत होती है कि इमरान खान साहब हमें निकाल दें, हम नाराज़ हो जाए, वो एक सेपरेट सूरत है। लेकिन अगर इमरान खान साहब की मौजूदगी में और हमारी मौजूदगी में, एक मिसाल दे रहा हूँ, को अगर रिप्लेसमेंट सोचता भी है तो हमारी जो ट्रेनिंग हुई हुई उस ट्रेनिंग के अंदर हमारा दिमाग, हमारी ज़बान, हमारा हाथ काबू में नहीं रहते सर। और आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वफाकी वजीर या ये पढ़ा लिखा आदमी या ये बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव किया आपने कि हमारे हाथ और हमारा दिमाग काबू में नहीं रहेगा। अगर किसी ने इमरान खान को हटाने की या उसकी जगह लेने के बारे में सोचा भी रहना, तो ना हाथ काबू में रहेगा ना सोच काबू में रहेगी। इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए नदीम मलिक साहब, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देखिए मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूं कि सोचने का भी तसव्वुर नहीं कर सकते PTI के अंदर कोई, क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर के साथ, मैं प्राइम मिनिस्टर जब चलता हूं को कब यह एहसास हुआ? क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो आपकी काबीना की पिछली मीटिंग थी, प्राइम मिनिस्टर को तब तक मालूम था, मैंने मुख्तलिफ लोगों से डिस्कशन जो मेरी बैकग्राउंड में हुई है, कुछ लोगों का नाम नहीं ले सकता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को एहसास था कि उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है और -1 विद इन द पार्टी होता है। बाहर से कोई आके राना सनाउल्लाह उनकी जगह नहीं लेता, पार्टी के अंदर से कोई उठाया जाता है बंदा ऊपर। देखिए सर, ये कब उन्हें एहसास हुआ कि उनके टांग खींचने की कोशिश हो रही है? साहब एक विजनरी लीडर है, एक वजीर आजम है। When he realized कि उनकी टांग खींची जा रही है। Must be knowing a lot of things which I don't know, which you don't know। वजीर आजम के पास जितनी चीज़ है, नॉलेज या विजन या रिपोर्ट्स हैं, वो तो किसी के पास नहीं हो सकती ना। नंबर एक। देखिए KP से आपके 2 वजीर मिलने आए थे किसी से इस्लामाबाद, प्राइम मिनिस्टर ने रातों रात उनकी मुलाकात के बाद फ़ौरन छुट्टी करा दी दोनों की, आतिफ और दूसरे जो भी साहब थे उनका, शाहराम तरकई की।
तो अब भी जो मुलाकातें हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर को पता है कि कहाँ कौन मिल रहा है? देखिए नदीम मलिक साहब, मैं आपको बड़ी आपके वफाकी वजीरों का हवाला दे देखिए रहा हूँ या वजीर का हवाला दे रहा मैं आपको बड़ा क्लैरिटी से एक बात करूँ कि देखिए नदीम मलिक साहब, तहरीक इंसाफ जो है ना, उसका एक्चुअल नाम है इमरान खान। इमरान खान साहब ही तहरीक इंसाफ है। इमरान खान साहब एक ब्रांड है, उसको अल्लाह ने पेडिस्टल दिया, अल्लाह ने उसको सोच दिया, अल्लाह ने उसको ऑनेस्टी दी, अल्लाह ने उसको ईमानदारी दी, अल्लाह ने उसके अंदर गरीबों का दर्द डाला, अल्लाह ने उसको पाकिस्तान का दर्द डाला, उसका अपना प्राइम मुफाद नहीं मिनिस्टर को है। ये मालूम था कि उनके वफाकी वजीर मुलाकातें कर रहे हैं? नदीम मलिक साहब, मुलाकातें अगर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूँ, मुलाकातें हो रही थी। ये एक एक फैसल वाडा ब्रांड ने क्यों इशू उठाया? फैसल वाडा को भी पता चला होगा। देखिए नदीम मलिक साहब, फैसल वाडा की कैपेसिटी टेंडेंसी अल्लाह ताला ने बहुत दी है, वो आप देखेंगे। अभी तो देखिए कोई चीज़ें हवा में बातें हो आपने रही क्यों हैं। इशू रेज किया? इसका जवाब डायरेक्ट आपको पता चला कुछ कैसी मुलाकात देखिए हुई? नदीम मलिक साहब, मैं पाबंद हूँ उस फोरम तक का। देखिए मैं आपको बड़े क्लैरिटी से बताऊँ, मेरे घर की चीज़ें ना, तो मैं घर के अंदर ही करूँगा। अच्छी करूँगा, बुरी करूँगा, गलत देखिए करूँगा, सही आपको भी करूँगा। और इमरान खान को भी, दोनों को, और कुछ और आपके कैबिनेट कुलीग को पता था कि ये अंदर एक डिवीजन चल रही है। नहीं सर, पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं आपको नदीम मलिक साहब परसों का ट्वीट आपको बताऊँ, ये जो चुन्नी मुन्नी पार्टियों के नन्हे मुन्ने लीडरान माइक छीन छीन के दे रहे थे कि जी हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, नहीं होगा आपका बजट पास। मैंने उसको भी उनसे ट्वीट किया, मैंने उसके अंदर लिखा, मैंने हमने इलेक्शन में आपको शिकस्त दी, सेनेट में आपको शिकस्त दी, ये पास होगा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से होगा। वी वर कॉन्फिडेंट। अल्लाह की ज़ात तो हर चीज़ कर सकती है, लेकिन सर आई वॉज नॉट 100% श्योर, आई वॉज 500%। यानी कि जब बजट की वोटिंग हो रही थी, मैं कॉफ़ी पी रहा था चैम्बर में, ठीक है। आई वॉज नॉट पोस्ट के या कोई नंबर कम हो जाएगा, बाय फार थे। किसी ने सवाल किया जी इस बार 10 बंदे कम थे, मैंने कहा 50 बंदे भी कम होते तब भी बाय फार हम जीते हुए थे। राना साहब, आपसे जानना चाहूँगा, -1 की टर्म से आप भी अच्छे तरह से वाकिफ़ हैं, कहाँ से शुरू होती है और फिर किसी के सर पे दस्ते शफ़क़त रखा जाता है और फिर वो बंदा सोचता है ख्यालों में कि शायद वो बड़ा लीडर हो गया और उसकी लॉटरी निकलने वाली है, और वहाँ से कहानी शुरू होती है। अभी भी कोई ऐसी गेम चली? देखिए, जहाँ तक फैसल ने जो है वो बात की है, अल्फाज उसके अपने हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वफा की बात है और सियासी कमिटमेंट की बात है। इसको तो मैं इंडोर्स करता हूँ कि -1 का फार्मूला जब भी जो है वो आजमाने या लगाने की कोशिश की गई है, तो जो सियासी तौर पे जिन लोगों के जहनों में क्लैरिटी थी या जो वफादार थे अपनी क़यादत के, तो उनका तो रवैया यही रहा है और आइंदा भी यही रहेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि -1 का फार्मूला जो है इससे पहले कभी कामयाब हुआ है और या जो है आइंदा कामयाब होगा। जब ये -1 का फार्मूला लगता है तो फिर माइनस आल ही हो जाता है। 1 वाली जो सूरत हाल है वो जो है वो कभी कामयाब नहीं होती। जहाँ तक इस वक्त मौजूदा सूरत हाल का मामला है, इसमें देखें इस वक्त सूरत हाल ये है कि मौजूदा हुकूमत या जो PTI की हुकूमत है, एक तो इसका परफॉर्मेंस का, इसका डिलीवरी का इशू है कि जो कि दिन ब दिन शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। दूसरा ये है कि अपोजिशन के साथ मामलात को या पार्लियामेंट को चलाने से मुतल्लिक जो इनका रवैया है, वो भी यानी खामखा जो है ये अपने गले में जो है वो एक मुसीबत या एक मुश्किल जो है वो डालते हैं। जो बात की है फैसल वाडा ने कि जी ये हमें कभी ये शक नहीं था कि बजट हमारा जो है वो पास होने से रह जाएगा, हमें भी कभी शक नहीं था कि बजट जो है वो पास नहीं होगा। और ये मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। फैसल वाडा इसको वो मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो स्पीकर ऑफिस में पड़े हैं जी, देख लें। बाकायदा स्पीकर के साथ तीनों अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टीज़ के लीडर्स की मीटिंग हुई। उसमें ये तय हुआ कि सोशल डिस्टेंस के लिए 25% यानी 1/4 सीटें जो हैं वो हर पार्टी को अलाट होंगी, PTI को भी और बाकी अपोजिशन की जमातों को भी, और 1/4 की तादाद वो जो है वो लेके आएंगे। और किसी मरहले के ऊपर भी जो है कोरम पॉइंट आउट नहीं होगा। और दूसरा ये है कि किसी मरहले के ऊपर भी काउंटिंग जो है वो नहीं होगी और बजट जो है वो वॉइस वोट से पास होगा। ये मीटिंग के मिनट्स हैं, इससे कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता। अब इसमें मामला ये आया कि जब इन्होंने एक मिनी बजट जो है, ये पेट्रोल वाला बम जो है, ये इन्होंने बीच में ही गिरा दिया। वो भाई आप इसको 27 की बजाय इसको आप ले आएँ 30 के ऊपर ले आएँ, या 1 जुलाई जिस तरह से हर महीने आप 1 राना साहब ये थोड़ा माइनस वाला इशू डिस्कस कर लें, फिर बाकी की तरफ आते हैं। जब आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ के लिए -1 का टर्म यूज़ होती थी, तो उसके पीछे एक बाकायदा पावरफुल लॉबी मौजूद थी
और वो इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद होती थी कि माइनस कर दें तो बाकी निज़ाम से चल पड़ते हैं। क्या अभी भी वो फोर्सेस इनटू प्ले हैं, एक्टिव हैं? देखिए जी, उन फोर्सेस के एक्टिव ना होने की तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई बात करता है तो वो फिर वो हालात से लाबलद है। ये कहना कि वो अब एक्टिव हैं या कब एक्टिव नहीं थी, मामला है ये तो हमारी जो सियासत है उसके जो है ये आप समझ लें कि अज्जाए तरकीबी में ये चीज़ें जो है वो शामिल हैं। जो फोर्सेस भी हैं पॉलिटिकली या अदरवाइज़, उनका जो एक दायरा कार है, उस दायरा कार में हर कोई जो है वो काम कर रहा है। मैं फैसल साहब आपसे भी पूछना चाहूँगा, अब इस प्राइम मिनिस्टर की आज वाली स्पीच के बाद एक बात यहाँ है कि उन्हें कुछ लोगों के रोल के ऊपर बड़ा क्लियर पिक्चर में है कि कहाँ कौन मिला है और किसने क्या रोल प्ले किया है ड्यूरिंग लास्ट 2-3 वीक्स। अब एक चीज़ की तवक्को तो ये हो सकती है कि अगले हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर प्राइम मिनिस्टर कुछ लोगों को खुडे लाइन लगाना शुरू करें, एक गवर्नेंस के इशू के ऊपर और एक उन लोगों के ऊपर जिन्होंने कोई कॉन्स्पिरेटर इन चीफ का रोल अदा किया होगा। देखिए नदीम मलिक साहब, मैं इस चीज़ को डिनाइल नहीं दूंगा। मैं जितना वज़ीर आज़म के साथ एक क्वार्टर ऑफ माई एज, एक ज़िंदगी का एक हिस्सा मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ज़िंदगी का गुजारा है, और जितना मैं इमरान खान साहब को जानता हूँ, मेरी अपनी सोच है कि इमरान खान साहब के अगर क्रिकेटिंग हैबिट्स देखें, टैक्टिक्स देखें, स्टाइल देखें, तो हमेशा मैच के शुरू में वो पेशेंस भी दिखा रहे हैं, दे भी रहे हैं, गलतियाँ भी हो रही हैं, जाने दे रहे हैं, हो रही हैं। लोग अपनी अपनी गेमें खेलने के चक्कर में क्रिकेट मैच के अंदर अपना क्रेडिट लेने के चक्कर में एक मिडिल ऑर्डर के ऊपर आके वो उठाते हैं, और लास्ट इनिंग्स का जो फेज़ है उसमें वो सिर्फ धड़ाधड़ या विकेटें गिराते हैं या बाउंड्रीज मारते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर का तरीक़ेकार है, दैट्स हाउ इज़ बॉर्न। यही उनका ट्रेड जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर भी है। एक ऑर्डर तक तो पेशेंस, लिमिटेशंस, गलती, ये वो। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे एक बात बड़ी कैटेगोरिकली कही नदीम मेरे साहब, मैं आपके शो में वो बात कह भी देता हूँ, उसमें कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं। जो फैसल मेरे नज़रिए और मेरी सोच और मेरी थिंकिंग के साथ चलेगा वो रहेगा, और तुम देखोगे जो नहीं होगा वो नहीं रहेगा। जो नहीं होगा वो नहीं रहेगा, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा। बिल्कुल कि पार्टी के अंदर जो उनकी सोच और नज़रिए के साथ लेकर चलेगा वो तो रहेगा, जो नहीं रहेगा नज़रिए और उनकी सोच के साथ, उसकी छुट्टी होगी। 1% भी अगर प्राइम मिनिस्टर डिविएट हुआ तो वो उसकी छुट्टी हो जाएगी। 1% भी डिविएट हुआ तो छुट्टी हो जाएगी। सिंपल। ये तो हेडलाइंस लाएं जी, अब मोटी नदीम खबर मलिक साहब, बड़ी। मैं अपने हिस्से में सोचूं आज बैठ के कि मैं नदीम मलिक साहब के शो पे आता था 7-8 साल से, मैं नदीम मलिक साहब से ज़्यादा एंकर अच्छा बन सकता हूँ, मैं नदीम मलिक साहब से ज़्यादा अच्छी टाई पहन सकता हूँ, मैं समा को ज़्यादा रेटिंग दिला सकता हूँ, मैं कम तनख्वाह में काम कर सकता हूँ। ये खाम ख्वाली है, ख्वाब मेरे हक है इंसान समझने का। उसकी आप लेवल्स बना सकते हैं, कोई कमतर हो सकता है, कोई बहुत कमतर हो सकता है, और बहुत घटिया हो सकता है। घटिया, ठीक है, मुझे अभी तक वो सोच नजर नहीं आ रही अपनी पार्टी के अंदर, लेकिन अगर वो घटिया लेवल की सोच समझ में आई, हम चॉप ऑफ भी कर देंगे, हम प्राइम मिनिस्टर तक बात जाने भी नहीं देंगे, हम चॉप कर देंगे उस वक्त। आपके आज अल्फाज का चुनाव जो है वो बड़ा मनी खेज है। आपने कहा जिसकी घटिया सोच हुई उसको चॉप कर देंगे। जी बिल्कुल, और प्राइम मिनिस्टर को पूछने की और बताने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक मेरी पार्टी में ऐसी कोई चीज़ नजर नहीं आ रही मुझे, लेकिन कभी आई तो प्राइम मिनिस्टर तक की बात जाएगी, उससे पहले हम चॉप कर देंगे। जब इमरान क्रिकेट खेलते थे तो एक खिलाड़ी होता था मंसूर अख्तर, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा स्कोर खेलता था, लेकिन उसको टेस्ट में डालते थे तो फेल हो जाता था। बड़ी मौके दिए इन्होंने, 10 मौके दिए, फेल हो गया, आखिर में उसको डंप करना पड़ा। तो देर आर सर्टन मंसूर अख्तर्स इन योर कैबिनेट राइट नाउ, जिनको अब उन्हें 2 साल हो गए, काफ़ी मौका दे दिया, अब उनको डंप करने का टाइम आ गया। दीदी मेरे साहब देखिए, दैट मंसूर अख्तर कुड बी मी आल्सो, ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, उनकी सोच है, वो क्या सोचते हैं किसी के बारे में, क्यों सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, क्योंकि ही इज द बॉस, ही इज द लीडर, ही इज द ओनली लीडर, देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू इमरान खान। अब मैं आपको क्रेडेंशियल्स बता दूं, इमरान खान के लेवल का ईमानदार आदमी दुश्मन भी बोलता है, एक दिखा दें कि इतना ईमानदार पाकिस्तान में एज ए लीडर रहेगा, जिसकी लेगेसी, जिसकी लालच, जिसके बच्चों के लिए जिसका इंटरेस्ट नहीं है, उसका नहीं है। ये तो हम इसके ऊपर हल्फ उठा सकते हैं, ठीक है सर, एक जिंदगी का हिस्सा हमने दिया। आपकी पूरी काबीना के ऊपर इस वक्त नालायकी की छाप लगी है। इमरान का नाम बदनाम करने में वो आपके मिनिस्टर्स की डिलीवरी का इशू जो है वो उसके सामने आएगा। ये एक पॉलिटिकल चैलेंज प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है, ही इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल। तो उसकी काबीना के वजीर अगर डिलीवर नहीं करेंगे, पेट्रोल को हाथ डाला, पेट्रोल शॉर्ट हो गया, कीमत कम की, पेट्रोल ही गायब मार्केट से, ठीक है। आटे को हाथ डाला, आटा दुगनी कीमत पे आ गया, चीनी को हाथ डाला, चीनी महंगी हो गई। शुगर कमीशन आपने बनाया था, चीनी ज़्यादा महंगी बिक रही है। आपके वजीर साहब ने PIA की रिपोर्ट हाउस के अंदर टेबल की, विच इज़ ए वेरी कमेंडेबल एक्ट, लेकिन एक गैर समझदारी के ऊपर बयान दिया पायलट्स के ऊपर,
पूरी दुनिया ने हमारे पायलट ग्राउंड कर दिए। आज यूरोपियन सेफ्टी एजेंसी ने 6 माह के लिए PIA की फ़्लाइट सस्पेंड कर दी। तो आपकी 20 बंदों की आपकी फ़ौज दफर मौज है, अनइलेक्टेड लोगों की बोझ बनी हुई है। देखिए मलिक साहब, एक और चीज़, जो प्रेसिडेंट है ना पाकिस्तान का, उसमें ये हर चीज़ पे मिट्टी डाल दो, छुपा दो, ये माफिया है, इससे फंड ले लो, इसके साथ अपना कारोबार खड़ा कर लो। ये 65 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। इसकी मित तोड़ने इमरान खान आया था, उसकी मित तोड़ना इतना आसान काम नहीं। सिस्टम के अंदर बेईमानी आ चुकी है, सिस्टम के जो रूट्स हैं वो पूरी दुनिया में जाके कनेक्ट हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि वजीर चोरी कर रहा है तो वजीर अपने घर ही लेके जाएगा, उसकी ब्रांचेज है, उसकी ब्रांचेज हर तरफ पैरेलल चलती है सिस्टम के अंदर। उस जड़ को दरख्त से गिराने में टाइम लगेगा, मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन इसी इमरान खान ने वही रिपोर्ट फोरेंसिक करवाया, उस रिपोर्ट पे नाम लाए, सख्ती की, महंगाई हुई, सारी ज़िंदगी महंगी नहीं रहेगी, इसका रिलीफ आएगा। यही KPK के अंदर उस इमरान खान साहब की टीम ने वो जो बस मनसूबा था उसको प्रोव करवाया, वही लेके आया, उस पर कुर्बानियाँ दी अपने लोगों की। सर ये आसान काम नहीं है, ये उस वैसी कुर्बानी है जब आपके साथ एक लश्कर चलता क्या है। गैर मुंतखब लोग और कब के नखट्टू जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? आप सर मैं इट्स अ गुड टाइम, बजट पास हो गया, गुड टाइम। सर मैं 500% आपसे कहता हूँ, 100% नहीं, 500%। 500% आप कह रहे हैं कि होगी? जो अकाउंटेबल होगा उसको PM उठा के बाहर फेंक देंगे। चलाएं जी, बड़ी खबर चलाएं। आज वाडा साहब बड़ी बड़ी चौके छक्के मार रहे हैं। राना साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये इस वक्त एक मामला बहुत गंभीर है, एक नहीं है, एक कोरोना का मामला नहीं है, पूरी इकॉनमी बैठी हुई है। आपके सेक्टोरल इश्यूज जो मेजर हैं, आपके एनर्जी सेक्टर है तो उसमें बहरान है, ज़िंदगी गुजारने के लिए आटा दाल चीनी चाहिए तो उसमें बहरान है, PIA की कहानी मैंने अभी आपको बताई। तो इसकी जिम्मेदारी आप किसको ठहराएंगे? सिस्टम इतना पावरफुल है या वो लोग चलाने वाले इस काबिल नहीं है? देखें, इसमें फैसल वाडा साहब ने जो बातें की हैं, ऑनेस्टी की और इस किस्म की, मैं उस तफसील में नहीं जाता वक्त की कमी की वजह से। बहरहाल मैं उनको 100% मुस्तरद करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये मुझे बताएं कि ये जो BRT पेशावर थी, वो जो अब जो शुरू हुई 19 अरब से और अब पहुँच गई है 121 अरब के ऊपर, वो किसकी करप्शन की वजह से थी, या वो उसका ज़िम्मेदार जो है वो कौन है? अब ये जो PIA का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है, बल्कि PIA जो है वो जिस तरह से भी थी वो चल रही थी, लेकिन अब आपने उसको जो है वो दफन कर दिया है। और पूरी जो सिविल एविएशन जो हमारा सेक्टर है उसका जनाजा निकाल दिया है, और दुनिया पाबंदी भी लगा रही है, और आपके पायलट जो है वो सारे जो है वो अब घर बैठ जाएंगे। ये किसने कहा था आपको? ये कोई अपोजिशन ने कहा था, या ये पिछली हुकूमत का जो है वो किया धरा है? अब ये चीनी कमीशन के ऊपर आप इतनी जो है वो कह रहे हैं कि जी देखें, ज़िंदगी में, तारीख़ में पहली मरतबा हमने जो है ये कमीशन रिपोर्ट जो है वो इसको हमने पब्लिक कर दिया। वो भाई आप इसको रोक ही नहीं सकते थे। जो कमीशन इंक्वायरी एक्ट 1956 जो इस मुल्क पे नाफिज था और उसके तहत गवर्नमेंट का ये इख्तियार था, वो किसी भी कमीशन की रिपोर्ट को या वो पब्लिक कर सकती थी या वो उसको पब्लिक नहीं कर सकती थी। ये उसका इख्तियार था, उसकी डिस्क्रिप्शन थी। कमजोर निज़ाम हुकूमत की जिम्मेदारी किस पे है? 29 मार्च 2017 को एट द टाइम ऑफ मियां नवाज शरीफ गवर्नमेंट जो है इसमें तरमीम हुई। अब जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट जो 2017 है उसके तहत गवर्नमेंट इसको रोक ही नहीं सकती। ये जब रिपोर्ट आ गई थी इसको पब्लिक करना ही करना था, लेकिन भाई इसको आपने पब्लिक कर दिया है। वो माफिया तो अब भी पैसे कमा रहा है। माफिया अब भी चीनी जो है वो 85 रुपये जो है वो किलो बेच रहा है। ये अद्वियात के ऊपर आपने मिनिस्टर को जो है वो अलहदा कर दिया, वो और अद्वियात में 400 गुना इजाफा हुआ, और उसमें 5 अरब रुपए का खांचा जो है उसके मतलब आपके कैबिनेट के हर मेंबर को पता है कि वो एक आदमी ने लगाया, उसके अलावा बाकी उस माफिया ने कमाया। आज तक मुझे बताएं कि किसी मेडिसिन की कीमत जब 1 रुपये भी कम हुई है, वही के वही दो लोग जो है वो उसी तरह से जो है वो महंगी मेडिसिन खरीद रहे हैं, महंगी चीनी खरीद रहे हैं, महंगा आटा खरीद रहे हैं, महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं। भाई आप यहाँ बैठ के जो है वो कह रहे हैं कि जी हम ऑनेस्ट हैं, हम दयानतदार हैं, पिछली सारी दुनिया करप्ट थी, सारी दुनिया जो है वो खा गई हो। भाई ये जो माफियाज आप खा रहे हैं इस वक्त, जिन माफियाज ने इस वक्त तबाही कर दी है लोगों को, जो है वो उन्होंने 2 वक्त की रोटी लोगों के लिए जो है वो मुश्किल कर दी है, लोगों की आम आदमी की ज़िंदगी जीरन कर दिया। आप ये बताएं कि इन माफियाज को जो है वो खुली छुट्टी किसने दी हुई है? ये हमने कहा हुआ है?
अपोजिशन ने कहा मियां नवाज शरीफ ने आपके ऊपर ये पाबंदी लगाई है कि आप इनके ऊपर जो है वो हाथ ना डालें। तो इसलिए अब इस तरह की बातों से 2 साल निकल गए हैं। 2 साल आपने यही बातें सुनाई और आपने जो है वो ये टाइम लिया, लेकिन अब इस टाइम में आपको डिलीवर करना चाहिए था जो इस वक्त नहीं हो रहा। और अगर ये डिलीवरी ना हुई तो फिर कोरोना टाइम इज गवर्नमेंट टाइम। ये जब तक ये सोशल डिस्टेंस है, जब तक कोई आदमी जो है कोई आपको पता है नहीं हो सकती, कोई इकट्ठा नहीं हो सकता, ये टाइम जो है ये गवर्नमेंट टाइम है। उसके बाद जो है ये मुल्क अफरा तफरी और जो है अनारकी का शिकार होगा। वाडा साहब से इसका जवाब लेते हैं। पॉपुलर गॉसिप है कि जैसे जैसे कोरोना का दबाव ख़त्म होगा, अभी तो इलेक्शन सीन है नहीं है, वैसे वैसे अगर आपने अपना निज़ाम हुकूमत बेहतर नहीं किया, जो राना साहब ने ऑन एयर बात की, यही गॉसिप है इस्लामाबाद की, तो तब इमरान खान की टांग खींचने के लिए कुछ भी हो सकता है। देखिए नदीम मलिक साहब, जैसे पीएम साहब ने कहा कि हर चीज़ अल्लाह के हाथ में, उसको तो कोई नहीं चेंज कर सकता, लेकिन जो ये बात करें कोरोना की वबा अल्लाह के हुक्म से ख़त्म भी हो जाएगी, लेकिन ऑपोजिशन के साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग हमने कोरोना में सीख ली उससे ज़्यादा हम कर देंगे, और ज़्यादा इनको और साइड पे कर देंगे। ठीक है, जहाँ तक टांगे खींचने की बात है उससे मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं डिसएग्री इसलिए करूँगा, मेरा बायस भी है कि मैं इस पार्टी का हूँ, मुझे पता है कैसी कोई सिचुएशन है। अब मैं राना साहब की जो रिजर्वेशन है उस पर बात कर लेता हूँ। आपकी पार्टी के अंदर से लोगों ने टांग खींचनी है, अपोजिशन को कुछ करना नहीं पढ़ेगा। सर मैंने आपसे कहा कि ऐसी कोई चीज़ हमें नदीम मलिक साहब नजर नहीं आ रही, और आई 2-2.5 माह इंतजार करें, आई 2-2.5 महीने इंतजार, फिर आप भी 2-2.5 महीने इंतजार कर लें सर। फिर आप एक शो कर रहे होंगे कि ये पढ़ा लिखा आदमी जो था, जो गाड़ी चलाता था या बहुत लोगों की करता, वो सर्जन भी आपको शायद नजर आएगा, शायद वो हवलदार के कोड़े मारता हुआ भी नजर आएगा, वो बहुत कुछ करता हुआ नजर आएगा। वो छोड़ दे सर, वो एक ऐसी चीज़ है कि सर यू कांट चैलेंज माई पोलिटिकल फादर, let's put it this way, he can kick me out of the party or I can leave the party, that's a separate debate. Till the time I'm in the party and a lot of others are in the party, होना करना प्रपोज करना तो बहुत दूर की बात है, सोचने पे सर जवाल आ जाएंगे सर, सैलाब आ जाएगा, हम इंतजार करेंगे काबीना के इजलास के अंदर आप पकड़ के 1-2-0 की फेंटी लगा रहे हो। सर फेंटी, देखिए मैं वही कह रहा हूँ सर, हमारी ट्रेनिंग फेंटी तक की नहीं है सर, हमारी ट्रेनिंग बहुत आगे तक की है। हमें ट्रेन इस तरह किया कि हमें कुर्सी कोई फिक्र ही नहीं सर, हमारे अंदर वजीर का अकड़ नहीं है सर। मेरी ज़िंदगी के अंदर, मैं घर में भी अपने रहता हूँ, मेरी गाड़ी के अंदर से झंडा लगा हुआ है जो पाकिस्तान की अमानत है, वज़ीर आज़म की अमानत है, और टिकट भी उसकी अमानत है। उसके अलावा मैं खुला पाकिस्तानी हूँ और मेरा सियासी वालिद है। जब तक मैं इस पार्टी के अंदर हूँ, जितने भी ये चीज़ सोचे ही ना, इसको डिबेट करके। राना साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी राना साहब जी, मैं वाडा साहब से ये पूछना चाहता हूँ, उन्होंने जितनी बातें की हैं बिल्कुल इन्होंने जो है वो सारी हेडलाइंस की बातें की हैं, लेकिन ये बात जो है जो ये फरमा रहे हैं कि अगर मुझे नज़र आ गया, अगर किसी ने सोचा भी तो उसको चॉप कर देंगे हम। तो बात ये है कि ये बात जो हम तक पहुंची है, मलिक साहब आप तक भी पहुंची है, कि काबीना के अजलास में फैसल वाडा साहब ने ये कहा कि जनाब वज़ीर आज़म, मैं आपको बताता हूं कि आपकी जगह पे जगह लेने के लिए 1-2 आदमी जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात से वो इनकार कर रहे हैं कि जी मुझे पता नहीं है, मैंने अभी तक पार्टी में महसूस नहीं किया, मैंने देखा नहीं। तो क्या ये बात जो सारी दुनिया तक पहुंची है, इस बात को ये डिनाई कर सकते हैं कि इन्होंने ये बात नहीं की? नहीं करेंगे कैबिनेट में, ये तो बात कही इन्होंने। देखिए नदीम मलिक साहब, मैंने इसके ऊपर इंटरव्यूज किए हुए। देखिए नदीम मलिक साहब, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि देखिए मेरे घर के जो मैं गंदे कपड़े हैं वो घर के अंदर ही धोऊंगा, बाहर नहीं धोऊंगा। साफ कपड़े भी वहीं धोऊंगा और गंदे कपड़े भी वहीं धोऊंगा ज़रूर, ये मुझे पता है। ठीक है सर, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये मैं आप डरा रहे हैं उन 1-2 लोगों को जिनके खिलाफ आपने धोऊंगा। मलिक साहब, नदीम मलिक साहब, मैं आपको बात बताऊं, अल्लाह की ज़ात बड़ी है, हमारी तो कोई ना हैसियत ना औकात है, लेकिन सर अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी है, बड़ी चीजें हमने। राना साहब वो उनको ललकार रहे हैं, ओपनली चैलेंज कर रहे हैं, ही इज एंडोर्सिंग एवरीथिंग। अब तो प्राइम मिनिस्टर ने स्टैंप लगा दिया। मेरा ख्याल है ये आप जो सोच की बात कर रहे हैं ना, जब जिंदगी में कभी ऐसी सोच आई ना, तो वो सोच रखने वाले भी बड़े बुज़दिल हैं, उसके लिए हमें कुछ करना भी नहीं होगा। ये भी मैं आपको बता दूं, वो सोच वाले बुज़दिल है। वो जो सोच रखता है ना ऐसी सर, वो बुज़दिल होता है। जो दिलेर होता है ना, वो सामने आके खड़ा होता है। मैं कहता हूँ नदीम मलिक साहब, मैं आपसे अच्छा नहीं करूँ, मैं आपकी जगह लेना चाहता हूँ। देखिए तरीका, एथिक्स होते हैं, दुश्मनी के और दोस्ती के एथिक्स होते हैं। पीठ पे सोचने वाला वो कमज़ोर आदमी होता है। ख्वाहिश रखने में कोई हो रहा ही नहीं सर। ख्वाहिश तो मैं भी रखता हूँ नदीम मलिक साहब, जितना मेरा नाम हो, मैं उनकी तरह टाई पहनूँ, मुझे स्क्रीन पे इतना टाइम मिले, लेकिन ख्वाहिश से हकीकत में चीज़ें नहीं बदलती। एक इधर रुक जाए सर,
अब आप आ जाएंगे सर, हमें पेट्रोल में बहुत कुछ कहा जा रहा है, वो एक सेपरेट डिबेट है, उसको एक ब्रैकेट के हिस्से के अंदर कर लेंगे। 2008 से 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त 80 रुपए का डॉलर था, तो प्राइस क्या थी पेट्रोल की सर? 109 रुपए 21 पैसे। उसका तो आज जिक्र पाकिस्तान में नहीं हो रहा। उस वक्त कार्टेल कौन था, उस वक्त बेईमान कौन थे, उस वक्त दुश्मन कौन थे? पार्टी के दौर में दुनिया का महंगा तरीन तेल था इंटरनेशनल मार्केट। सर डॉलर 80 रुपए का था। दुनिया का महंगा सर डॉलर 80 रुपए का था, आज 164 पैसे रुपए का, 130 डॉलर पे तेल गया हुआ था सर। इट्स अ रॉन्ग कंपैरिजन। चले मैं गलत हो गया सर। पीएमएलएन का 2014 मई का कंपैरिजन आपको बता देता हूँ। बताइए। 107 रुपए 97 पैसे। उस वक्त $60 इंटरनेशनल मार्केट का रेट था, अब $40 है। अच्छा सर, आप उससे आगे आ जाए, केयर टेकर गवर्नमेंट ने 99 रुपए 50 पैसे का किया। सही, ठीक है सर। अब यहाँ आप रुक जाएंगे जी, इंटरनेशनल मार्केट में हमें प्राइस फेवर करती है, फिर भी हम इतना कम नहीं कर रहे। तो सर 5000 अरब रुपए इमरान खान साहब ने 22 महीने में इनके लिए वे और उनके लिए वे दोनों पार्टियों को कर्जे उतारे। 5000 अरब तो कहां से लाऊं मैं? 13,000 अरब और लिए कहां से लाऊं सर? डेफिसिट है ना, मेरी कमाई 100 रुपए है, मेरा खर्चा जो है, जो ये छोड़ गए हो 300 रुपए है, तो मैं कर्जा लूंगा और लोगों के ऊपर टैक्स लेके जनरेट करके दूंगा, क्योंकि मुल्क उनके लिए चलाना है, मुल्क के मालिक तो अवाम है। मुझे बताएं सर, आपकी तनख्वाह है 100 रुपए, आपका घर का खर्चा है 300 रुपए, 600 रुपए पुराने छोड़ गए, कैसे पूरा करेंगे? एक मिनट सर, प्राइम मिनिस्टर को 22 महीने में स्टेट बैंक से हमने 1 रुपया नहीं लिया। हम भी नोट पीट सकते हैं, छाप के कर सकते हैं काम। हम लोन 13 अरब के बजाय 13,000 अरब के बजाय 13 करोड़ अरब ले लें तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाए। हम हर एमएनए को 2-2 अरब 5-5 अरब 10-10 अरब रुपए दे दें। सर मिला है ना सर? किसको मिला है? 15 करोड़ रुपए मिले, आपके सारों को मिला 15 करोड़ रुपए मिले सर। मेरा ख्याल है, ये प्रोड्यूसर साहब वो डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे डालिएगा, मेरा ख्याल है असद उमर साहब का डॉक्यूमेंट था, शायद 5 अरब रुपया। नहीं सर, हमें किसी एमएनए को 15 करोड़ रुपए के काम के अलावा नहीं कुछ मिला। मैं अभी स्क्रीन पे डालता हूँ, मेरे लिए शॉकिंग है, नेक्स्ट फ्यू मिनट्स है, क्योंकि 15 करोड़ रुपए वो भी हमारे हाथ में नहीं पैसा। पीडब्ल्यूडी के तहत हम काम की एप्लीकेशन देते हैं, या गटर लाइन बना दें या लाइट लगा दें, इतना शफाफ निजाम। हमें अगर पीएम अरबों रुपए दे दे, हम नवाज शरीफ राणा साहब कुछ कह रहे हैं, राणा साहब कुछ कह रहे हैं, मुझे अगर इन्होंने जो फंड दिए थे ना लीग ने और पीपल्स पार्टी के अपने लोगों को, उसका आधा फंड दे दे, मैं दोनों पार्टियों के सारे बंदे उठा के पीएम के कमरे में ले जाके बिठा दूंगा कि ये आ गई पार्टी पूरी खत्म हो गई। राणा साहब देखें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि इन्होंने जो है वो कर्ज़ों की किस्त के तौर पे जो है वो 5,000 या 3,000 डॉलर इन्होंने जो है वो पे किया, तो कर्ज़ा जो है वो जब 20,000 था, जब 15,000 था, जब 10,000 था, तो उस वक्त की हुकूमतें जो है वो भी तो अदा करती थी ना। कभी पाकिस्तान इस सिलसिले में डिफ़ॉल्ट तो नहीं हुआ, ये तो सब ने अदा किया। अब आपने 30,000 से इसको 43,000 कर दिया है, तो 43,000 का इंटरेस्ट जो है वो 3,000 से ज़्यादा होगा, वो आप भी पे करेंगे, जो कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो भी पे करेगी। और जहाँ तक पैसों का तल्लक है, आपको सूबाई हुकूमतों ने, आप पंजाब में तो वहाँ पे भी एमएनए एमपीएस को जो है वो 50-50 करोड़ रुपया जो है वो इन 2 सालों में, पिछलों में दिया गया है। अब जो है वो फिर दिया जा रहा है, और इसी तरह से दिया जाता रहा है पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, कि आपने डेवलपमेंट स्कीम्स ही देनी होती हैं, कोई पैसे हाथ में नहीं देता। जिस तरह से वाडा साहब कह रहे हैं कि जी नहीं, हमने सिर्फ तरक्याती कामों की जो है वो लिस्टें दी, इसी तरह लिस्टें ही देते हैं। ये कंसेप्ट गलत है कि कोई भी गवर्नमेंट हो कि वो लोगों को पैसे पकड़ा देती कि ले जी जाके आप अपने हलकों में जो है वो काम करें। यही एक तरीकाकार है, और इसी तरीकाकार के मुताबिक जो है वो मामला चलता रहा है। लेकिन फैसल वाडा साहब, आप जवाब इस बात का दें कि जब आपने तेल सस्ता किया तो लोगों को मयसर क्यों नहीं आया उस वक्त तक, जब तक कि आपने तेल को दोबारा जो है वो महंगा कर दिया। और जो माफिया था, जिस माफिया को आपने 48 घंटे का नोटिस दिया था, उस माफिया ने आपके उस 48 घंटे के नोटिस को फ्रॉड किया। उन्होंने अपना तेल का ज़ख़ीरा किया, और जब आपने उसको महंगा किया, आप जाएं किसी पेट्रोल पंप के ऊपर कोई शॉर्टेज नहीं है, बिल्कुल पेट्रोल हर किसी को जो है वो मिल रहा है, जितना मर्जी जाके ले। तो ये जो फेलियर है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अपोजिशन है, इसका जिम्मेदार जो है वो पिछली हुकूमत है। राणा साहब से आप इस बात को तस्लीम करें कि ये जिम्मेदार जो है ये आपकी गवर्नमेंट है, और आपकी गवर्नमेंट में वो लोग बैठे हैं जो माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं। 123% उसने ऊपर की तरफ छलांग मारी। तो 123% का मतलब 75 रुपए का अगर पेट्रोल था तो आदमी 225 रुपए में बेचना चाहिए था। अगर मैं उस
उस कैलकुलेशन जाऊं, 123% की जंप लिए पेट्रोल ने वापस। ब्रेक ले लें। सवाल ये नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या, सवाल ये है कि आपने पेट्रोल किया 70 रुपए का, मार्केट से तेल क्यों गायब हो गया? पैसा किसने कमाया? 100 अरब की, 150 अरब की, 200 अरब की किसी ने फक्की लगाई, जैसे शुगर में लगाई थी। वो माफिया आप ही के इर्द गिर्द बैठा हुआ है, आपको ढूंढना है उसको। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी बताइएगा। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे कि ये जो बड़े बड़े तरक्याती फ़ंड्स हैं ये लोगों को ब्राइब देने के लिए या पैसा कमाने के लिए दिए जाते हैं। 2-2.5 करोड़ की बात होती थी, अभी 15 करोड़ का वाडा साहब ने जिक्र किया, लेकिन ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जो इससे बहुत बड़ी रकम जाहिर करता है। स्क्रीन के ऊपर प्रोड्यूसर साहब डालिए इसको। इसमें कोई 5 अरब की करीब स्कीमें हैं और मेरा ख्याल है कि ये एक से ज़्यादा तगड़े लोगों ने इसी तरह अरबों की एलोकेशंस ली होंगी। वाडा साहब आप हमें 15 करोड़ बता रहे हैं, मेरा ख्याल है कि कुछ आपके काबिल लोग हैं, कॉम्पिटेंट हैं, वो 5-5 अरब ले गए हुए हैं। कौन? ये तो असद उमर साहब का है, बाकियों का भी इसी तरह ही होगा। सर दिस इज सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग। आप असद उमर साहब स्क्रीन के ऊपर तफसील है, मैं तो कुछ बात मैं तो नहीं पढ़ सकता सर इतना जल्दी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन हमारे पास एलोकेशन हर एमएनए की 15 करोड़ रुपए। ये फिर जनरल में 15 होगी, फिर खसूसी लोगों के लिए ज्यादा होगी। ठीक है सर, तो हम आपके इस डॉक्यूमेंट को आप भी जाके 5 अरब का मुतालबा करिए। नहीं सर, हम कराची के लोगों के लिए नई दोस्त में लेके जाए। कराची को तो 50 अरब भी दे तो कम है, 500 अरब भी दे तो कम है। कराची ने जितना साथ दिया, जितना खड़ा हुआ कराची, तो फिर जो काम वो कर रहे थे पहले वाले, आप भी वही कर रहे हैं। वो भी तो ऐसे पैसे देते थे। राना सनाउल्लाह साहब को क्या अपने फैसलाबाद की 2 सड़कें बना लें तो वो कुछ सर। लेकिन हमारी आज के शो में आने से पहले तक हर एमएनए की एलोकेशन 15 करोड़ रुपए है। ये 5 अरब का जो चीजें आपने, मैं आपको प्रिंट आउट दे दूंगा, आप दे दें। अभी मैं प्रोग्राम के एंड पे आपको कॉपी दे देता हूं। बिल्कुल आप दें, बिल्कुल आप दें। अगर 5 अरब एक एमएनए को मिल रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम भी 5 अरब के अगेंस्ट तकदीर बदल देंगे उस इलाके की। ठीक है, स्टिल शॉकिंग। आपने पढ़ लिया अच्छी तरह क्या है इसके अंदर? अभी आपको कॉपी देते हैं। प्रोड्यूसर साहब इसका एक प्रिंट आउट भेजें वाडा साहब के लिए, अभी प्रोग्राम में पढ़ लें। राना साहब, क्या ये जो पोलिटिकल मेस आपको अभी नजर आ रहा है ये खत्म हो जाएगा जल्दी, या अभी चलेगा? ये 3-4 माह अगले ऐसे ही गुजरेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें और तेज़ी आएगी, क्योंकि जो एक सियासी अफहाम व तफहीम की जो बात शुरू में भी चली थी, तो उसके बाद बावजूद जो है वो चल नहीं सकी। और अब भी जो है, जो आज जो मुजाहरा हुआ है, अब आप देखें कि आज अगर यानी बजट कल पास हो गया था, तो आज क्या ज़रूरत थी कि एक साहब उठे और उन्होंने उठ के जो है वो 15-20 मिनट जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर, यानी वो इल्ज़ामात ही है ना, कोई चीज़ अदालत में ना ज़ेर समात है तो ना कोई जो है वो साबित हुई है, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। और अगर फिर चलो ऐसा हो गया था तो उसके बाद क्या फ़र्क पड़ता था अगर पीपल्स पार्टी को भी रिस्पॉन्ड करने के लिए 10 मिनट मिल जाते, तो क्या वही बातें उन्होंने भी करनी थी और उन्होंने कौन सी कोई जो है वो बंदूक चला देनी थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। स्पीकर साहब ने इसमें जो है वो जानबदारी से काम लिया, और उसकी वजह से फिर जब पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट किया तो पूरी अपोजिशन को जो है वो उनके साथ जो है वो बाहर आना पड़ा। तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो अपोजिशन को साथ लेके चले। और मुझे तो राना साहब, अगले 3-4 महीने आपकी हिकमत अमली यही होगी कि हुकूमत को दबाव में रखने के लिए सड़कों पे आप लोग भी बैनर और वो कतवे उठाकर आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, ताकि आप हुकूमत को दबाव में रख सकें। ये आपकी हिकमत अमली लगती है। आपका लीडर ही पुलिस से भागा हुआ है तो आप कहां से बंदे इकट्ठे करेंगे? पूरी बाजार में थोड़ी बंदे, किराए के बंदे जमा करेंगे तो 500 हो जाएंगे। लीडर कहां भागा हुआ है इनका? सर इतनी बड़ी दूध की नहरें छोड़ के गए हैं। नवाज शरीफ साहब मुल्क से फरार है। समधी जो है इकोनॉमी जो अरबों रुपए की दूध की शहद की दायरे छोड़ गए थे वो भागे। आपकी कैबिनेट ने फैसला करके भेजा है। साहब का जो बेटा है वो भागा हुआ है, दामाद वो भागा हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि हमारे में इख्तलाफात है, ये आपके खबरें हैं। बेटी जो है वो उसकी जगह लेना चाह रही है, शहबाज शरीफ साहब की जगह। शहबाज शरीफ साहब हमजा शहबाज को लाना चाह रहे हैं। खाका नबाई साहब अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे हुए। ख्वाजा साहब अपनी लीडरशिप की बातें कर रहे हैं। इतने बड़े झांसे के अंदर हमारे पास तो एक ब्रांडेड इमरान खान है। इमरान खान का कंपैरिजन ही नहीं है। इमरान खान के करीब भी कोई नहीं है। हम तो बराबर भी नहीं चलते, हमसे आगे भी नहीं चलते, हम उससे पीछे चलते हैं। ये हम फेथ लेके उसके साथ उसकी लीडरशिप के अंदर अपनी जिंदगियों के एक पूरी जिंदगी का हिस्सा दे चुके हैं। ठीक है, हम मॉरली भी कमिटेड है। राना साहब से जवाब ले। राना साहब, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। आपको ये जो नज़र आ रहा है ना कि जी वो फ़लाँ ने ये कहा है, फ़लाँ ने ये कहा है, फ़लाँ को चाहता है, फ़लाँ को चाहता है,
पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के एक लफ्ज़ और एक इशारे के ऊपर खड़ी है। वो जो फैसला करेंगे, वो जिसको जो है वो अपना पार्टी क़यादत सौंपेंगे या जिसको जो है वो अपना जो है वो जिसके ऊपर एतमाद करेंगे, पूरी पार्टी उसके साथ होगी। कोई इख्तलाफ नहीं है, ना मियाँ शहबाज शरीफ में ना मरियम नवाज की बात हो रही है ना, यहाँ तक तो आपने मान लिया ना। बड़ी खबर तो ये है आज। अरे वो सौंपना तो पड़ेगा ना। कैसे सौंपना पड़ेगा सर? कोई जागीर है, कोई जायदाद है कि मेरा घर था, मैंने बंगला अपने बेटे को दे दिया, अपने बेटे को दे दिया। भाई पार्टी के राना सलाउल्लाह भी आप भी बन सकते हैं। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि सर जागीरदारी, हाँ ये कहा जाता है कि सर आप बहुत जबरदस्त है, आपने पाया खाया, आज आपकी शक्ल पे रौनक है, आप अरबों रुपए पापड़ वाले के दाम पे वहाँ ले ले, हम आपको मुल्क से निकाल देंगे, पैनामा लोग भूल जाएंगे। सर ये सियासी रिवेट और ये सियासी। सर एक लाइन कह सकते हैं, टाइम खत्म हो गया। मैं एक बात आपको कह दूं कि ये मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम लगा नहीं सके, साबित करना मानता हूँ ये बात है। सिस्टम आपने ऐसा बनाया कि करप्शन करने वाला निकल जाएगा, जो नहीं करने वाला काबिल आदमी काम करने वाला जेल में पड़ा होगा। मैं मानता हूँ इस बात को आपकी। कोई मेरे पास टाइम खत्म हो गया। इनका 1 रुपए की करप्शन का बातें थी जहाँ फैसल वोडा अपनी लॉयल्टी का भी इजहार कर रहे हैं और साथ ललकार भी रहे हैं कि जिसने प्राइम मिनिस्टर की टांग खींची उसको वो मारेंगे भी, छोड़ेंगे नहीं वो उसको। फैसल वोडा और राना सनाउल्लाह साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।